तो हम असल में प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण के इतिहास और उसकी प्राथमिकताओं को समझ रहे होंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो चलिए शुरुआत पक्षी विहारों से करते हैं, क्योंकि इनके नाम अक्सर बहुत कंफ्यूज करते हैं। लिस्ट में पहला नाम है नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव में। हालांकि अब इसका आधिकारिक नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है, और इसे याद रखने की ट्रिक दी गई है। नवाबों को अब कोई उन्हें उन्नाव नहीं पूछता, या फिर नए नाम से जोड़े तो आजाद पंछी उन्मुक्त उन्नाव गगन में उड़ते हैं। यहाँ नाम बदलना ही अपने आप में एक कहानी कहता है। ये दिखाता है कि कैसे हम अपने प्राकृतिक धरोहर को ऐतिहासिक नायकों से जोड़कर सम्मान दे रहे हैं। लेकिन परीक्षा के लिहाज से जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे पहला और सबसे पुराना पक्षी विहार है। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, तो संरक्षण की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो अगर ये सबसे पुराना है, तो फिर सबसे बड़े की तरफ चलते हैं। अगला नाम है लाख बहोशी पक्षी विहार, कन्नौज में। इसकी ट्रिक तो जबरदस्त है। कन्नौज का इत्र इतना मशहूर है कि उसे सूंघकर लाखों लोग बेहोश हो जाते हैं। और ये सिर्फ नाम का लाख नहीं है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। लगभग 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ इसका जो पैमाना है वही इसे खास बनाता है। तो देखिए, दो बड़े सवाल यहीं तैयार हो गए। सबसे पुराना नवाबगंज, हाँ, और सबसे बड़ा लाख बहोशी। एकदम साफ हो गया। अब लिस्ट में कुछ और नाम है, चलिए उन्हें भी फटाफट देखते हैं। सांडी पक्षी विहार, हरदोई में। ट्रिक है, हर कोई हरदोई सांड से बचकर चलता है, सीधी और सरल। इसके बाद है बखीरा पक्षी विहार, संत कबीर नगर में। और इसके लिए ट्रिक है, संत कबीर को खीर बखीरा बहुत पसंद थी। ये छोटी छोटी कहानियां सच में नामों को यादगार बना देती है ना। बिल्कुल। अब इन ऐसे इलाके की बात करते हैं जो बहुतों के लिए जाना पहचाना होगा। ओखला पक्षी विहार, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में। ट्रिक है, नोएडा में ऊंची इमारतों की ओखली ओखला बन गई है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे बहुत खास बना देती है। ये दिल्ली और नोएडा की सीमा पर है, मतलब दो विशाल महानगरों के कंक्रीट के जंगल के बीच में एक नखलिस्तान जैसा है। जरा सोचिए, ये हमें शहरी विकास और प्रकृति के संरक्षण के बीच जो संतुलन बनाने की चुनौती है उसको साफ साफ दिखाता है। मतलब वहां आने वाले प्रवासी पक्षियों को तो हर साल बढ़ते शोर और प्रदूषण से जूझना पड़ता होगा। बिल्कुल, जो इसके संरक्षण को और भी जटिल बना देता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। शहर के बीच में एक पक्षी विहार को बचाए रखना कितना मुश्किल होगा। चलिए अब मैनपुरी चलते हैं, जहां है समान पक्षी विहार। इसकी ट्रिक है, मैनपुरी की कचौड़ी सबको समान रूप से मिलनी चाहिए। है। अगला पड़ाव है गोंडा, जहां पार्वती अर्गा पक्षी विहार है। इसकी ट्रिक बड़ी अच्छी है। गोंडा के लोग देवी पार्वती की गोद में रहते हैं। गोंडा, दिलचस्प बात यह है कि ये दो झीलों पार्वती और अर्गाताल को मिलाकर बना है, इसलिए इसका नाम भी ऐसा है। ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय भूगोल इन जगहों को उनका नाम और पहचान देता है। और अब एक फिल्मी ट्रिक वाला विहार, विजय सागर पक्षी विहार, महोबा में। ट्रिक है, मोहब्बत में हमेशा विजय नहीं मिलती। एक मिनट, अगला नाम है पटना पक्षी विहार। ये तो कोई भी आसानी से गलत कर सकता है। मुझे यकीन है कि परीक्षा में बहुत लोग इसे बिहार से जोड़ देते होंगे, लेकिन ये तो उत्तर प्रदेश के एटा में है। बिल्कुल, और यही वो सवाल होते हैं जो फंसाते हैं। इसकी ट्रिक भी मजेदार है। किसी को पटाना है तो एड़ी चोटी का जोर लगा दो। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। सबसे छोटा? हाँ, सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल। वाह! तो एक ही नाम में दो बातें हैं कंफ्यूज करने वाली, लोकेशन और सबसे छोटा होने का तथ्य। सबसे बड़ा लाख बखोशी और सबसे छोटा पटना, ये तुलना याद रहेगी। अब दो ऐसे नाम हैं जो सुर से शुरू होते हैं और कंफ्यूज कर सकते हैं। पहला है सुरहा ताल, जो बलिया में है। इसका एक और नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी है। ट्रिक है, बलिया के लोग बागी होते हैं, उनके सुर यानी सुरहा हमेशा ऊंचे रहते हैं। और दूसरा है सुर सरोवर, जिसे कीठम झील भी कहते हैं। ये आगरा में है। इसकी ट्रिक है, तानसेन के सुर ने आगरा में आग लगा दी। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि सुर सरोवर यानी कीठम झील एक रामसर साइट भी है।
इसका मतलब इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि का दर्जा प्राप्त है, जो इसके पारिस्थितिक महत्व को और भी बढ़ा देता है। ये तो एक और अहम जानकारी है। अब चलते हैं प्रतापगढ़, जहां भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार है। ट्रिक कहती है प्रताप उसी का बढ़ता है जिसने अंबेडकर जी का संविधान पढ़ा हो। स्रोत में बेंती ताल का भी जिक्र है जो यहीं पर है। इसके बाद है समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में। ट्रिक है किसी भी मुद्दे पर सबकी राय यानी रायबरेली समान यानी समसपुर होनी मुश्किल है। और इस लिस्ट का आखिरी और शायद सबसे नया नाम है शेखा झील अलीगढ़ में। इसकी ट्रिक है अली भाई शेखी बहुत बगाड़ते हैं। तो ये थे 14 पक्षी विहार। हमने देखा कि कैसे इन ट्रिक्स से न सिर्फ जिले का नाम याद हो रहा है, बल्कि इनके साथ जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जैसे सबसे पुराना, सबसे बड़ा, सबसे छोटा और रामसर साइट जैसी अतिरिक्त जानकारियां भी सामने आ रही हैं। बिल्कुल। तो पक्षियों की दुनिया से अब जरा बड़े जानवरों के संसार में कदम रखते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्यों की। यहाँ भी सबसे पुराने, सबसे बड़े और सबसे छोटे से जुड़े सवाल बहुत अहम हो जाते हैं। चलिए इस सफर को एक तार्किक क्रम देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां से ये कहानी शुरू हुई, यानी सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य चंद्रप्रभा, जो चंदौली में है। इसकी ट्रिक तो नाम में ही है, चंद्र से चंद्रप्रभा और चंद से चंदौली। यहाँ नाम से ज्यादा इसका साल महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ये आजाद भारत में उत्तर प्रदेश के वन्यजीव संरक्षण की यात्रा का पहला मील का पत्थर है। वैसे यहाँ एशियाई शेरों को बसाने का प्रयास भी किया गया था, हालांकि वो सफल नहीं रहा, लेकिन ये उस समय की महत्वाकांक्षी सोच को दिखाता है। सबसे पुराने के बाद अब उत्तर प्रदेश के उत्तरी छोर यानी तराई के इलाके की तरफ चलते हैं। यहाँ एक पूरा कॉरिडोर है। शुरुआत करते हैं किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य से, जो लखीमपुर खीरी में है। ट्रिक है भगवान किशन के पास लाखों गायें थीं। किशनपुर की असली अहमियत इसकी लोकेशन है। ये दुधवा नेशनल पार्क का ही एक तरह से हिस्सा है। दुधवा, किशनपुर और बहराइच का कतरनिया घाट, ये तीनों मिलकर एक बड़ा टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप बनाते हैं। एक मिनट, ये टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक बड़ा जंगल है? ये उससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ अलग अलग जंगल नहीं है, बल्कि एक बड़ा जुड़ा हुआ गलियारा है जहां बाघ और दूसरे जंगली जानवर बिना किसी बड़ी इंसानी रुकावट के घूम सकते हैं, एक जंगल से दूसरे जंगल जा सकते हैं। इससे उनकी आबादी स्वस्थ रहती है और जेनेटिक विविधता बनी रहती है, जो किसी भी प्रजाति के लंबे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। समझ गई। तो ये बाघों के लिए एक तरह का सुपर हाईवे है। आपने कतरनिया घाट का जिक्र किया, तो अगला वही है। ये बहराइच में है और इसकी ट्रिक थोड़ी चेतावनी भरी है। बाजार में बहराइच बनकर मत घूमो, वरना कोई जेब कतर लेगा। सही है। कतरनिया घाट घड़ियालों और डॉल्फिन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ से गेरुआ नदी गुजरती है। तो ये तराई का इलाका बाघ, गैंडे, घड़ियाल, डॉल्फिन, मतलब जैव विविधता का एक खजाना है। तराई से अब थोड़ा मध्य उत्तर प्रदेश की ओर आते हैं, जहां हमें मिलता है सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य हस्तिनापुर। यह मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर जैसे कई जिलों में फैला है। ट्रिक भी इसके आकार से ही जुड़ी है। हाथी हस्तिनापुर सबसे बड़ा जानवर है, तो ये सबसे बड़ा अभयारण्य है। इसका विशाल आकार ही इसकी खासियत और चुनौती दोनों है। ये गंगा नदी के किनारे फैला हुआ है और इसमें दलदली घास के मैदान यानी खादर का एक बड़ा हिस्सा आता है, जो बारहसिंगा का एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। इतने बड़े और कई जिलों में फैले होने के कारण इसका प्रबंधन भी एक बड़ी चुनौती है। सबसे बड़े के बाद अब कहानी का दूसरा सिरा पकड़ते हैं, यानी सबसे छोटा। इसके लिए हमें प्रदेश के दक्षिणी हिस्से बुंदेलखंड के ललितपुर में जाना होगा। यहाँ है महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य। और ट्रिक में एक मजेदार विरोधाभास है। नाम महावीर है, पर हैं ये सबसे छोटे। बिल्कुल, ये विरोधाभासी से यादगार बनाता है। इसका क्षेत्रफल सिर्फ 5 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ये बुंदेलखंड के सूखे और पथरीले इलाके की वनस्पति और जीवों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बंदर और मोर प्रमुख हैं। बुंदेलखंड में ही एक और महत्वपूर्ण जगह है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, जो चित्रकूट में है। इसकी ट्रिक रामायण से जुड़ी है। चित्रकूट में भगवान राम के साथ रानी सीता भी थीं। यहाँ एक बहुत बड़ा और हालिया अपडेट है। रानीपुर अब सिर्फ एक वन्यजीव अभयारण्य नहीं है, इसे उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। अच्छा, इसे अब टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इससे जमीनी स्तर पर क्या फर्क पड़ता है? मतलब क्या इसका मतलब है कि यहाँ संरक्षण के लिए अब ज्यादा सख्त नियम और फंडिंग होगी?
आपने बिल्कुल सही पकड़ा। टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलते ही उस जगह को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA से अतिरिक्त फंड और तकनीकी सहायता मिलती है। यहाँ संरक्षण के नियम और भी कड़े हो जाते हैं, निगरानी बढ़ जाती है और इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ले आया जाता है। अच्छा। और ये पन्ना टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है, उसके बाघों के लिए एक जरूरी कॉरिडोर भी है। तो ये कदम पूरे सेंट्रल इंडियन टाइगर लैंडस्केप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। चलिए अब चंबल के बीहड़ों की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य, आगरा और इटावा में। इसकी ट्रिक की तो जरूरत ही नहीं, चंबल का नाम आते ही ये इलाके जहन में आ जाते हैं। ये भारत का शायद सबसे अनूठा अभयारण्य है। ये विशेष रूप से घड़ियालों के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये उनके कुछ अंतिम बचे हुए प्राकृतिक आवासों में से एक है। यहाँ आपको नदी के किनारे रेत पर आराम करते हुए सैकड़ों घड़ियाल दिख सकते हैं। सच में? हाँ,